बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया 63A के हवाले से, उस जजमेंट पर मुख्तलिफ किस्म की क्यासारियाँ हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वो सिर्फ राय है, कुछ कह रहे हैं वो हुक्म है, कुछ कह रहे हैं फैसला है। और फिर ये भी एक सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इसका इतलाक जो है वो माजी से होगा या 17 मई से इसका इतलाक होगा या मुस्तकबिल के लिए है। ये भी मुख्तलिफ सवालात जो भी कुछ लोगों ने मुझसे पूछे हैं, मेरे व्यूअर्स ने भी पूछे हैं कुछ सवालात। उस हवाले से जो सबूतों के साथ हम बहस करेंगे और बताएंगे कि जनाब इस जजमेंट की क्या हैसियत है, क्या अहमियत है और इसका इतलाक कब से होगा। क्या हमजा शहबाज वाला जो मामला है उस पर इसका इतलाक होगा, क्योंकि वो तो पहले हो चुका हुआ था। तो बहरहाल इस पर बात करते हैं। और दूसरी बात ये कि खान साहब जो हैं कप्तान इमरान खान साहब, वो क्यों भागे इलेक्शन कमीशन से जब मुनहरफ अरकान के वकील ने एक को धमकी दी या वार्निंग दी, जो भी उन्होंने कहा, तो ये बयान अल्फी दाखिल करने से भाग गए। और फिर इलेक्शन कमीशन ने आज कोई फैसला करना था, मुतवक्को था कि आज फैसला जारी करेंगे। 25 अरकान असम्बली जो हैं पंजाब वाले, जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया था पीटीआई के, तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा उस बाबत फैसला आने वाला था, लेकिन वो फैसला नहीं आ सका। वो फैसला क्यों नहीं आया, इस पर भी बात करते हैं। और फिर सबकी नजरें इलेक्शन कमीशन पर क्यों लगी हुई हैं, उसकी क्या अहमियत होगी, उस फैसले की क्या अहमियत होगी जो इलेक्शन कमीशन इन 25 अरकान के बारे में, जिन्हें बागी कह लें मुनहरफ कह रहे हैं, के बारे में करेगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म आया है कल, उस पर कि क्या वो हुक्म है, राय है, क्या है। वो आइन के आर्टिकल 186 के तहत उसकी एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, मुशावरती कह लें आप, दायरा इख्तियार है। उसके तहत सदर एक रेफरेंस भेजता है या एक सवालनामा भेजता है कि ये बड़ी अहमियत का हामिल मामला है, आइन की तशरीह का मामला है। मुख्तलिफ सवालात होते हैं, 3-4, वो सवालात भेज देते हैं कि इनका फैसला आप फरमा दें या इसकी तशरीह कर दें, अपनी राय दे दें कि क्या बनती है। मुख्तलिफ माजी में भी ऐसे रेफरेंस होते रहे और उन पे आइनी तौर पर वो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले की तशरीह कर दी है, किसी मामले का फैसला कर दिया है, वो ऐसे ही समझ जाता है। लेकिन वहां क्योंकि मुशावरती जुडिक्शन का है लफ्ज, तो ख्याल ये किया जाता है कि शायद वो सिर्फ राय देते हैं अपनी, जिसकी पाबंदी जो है वो लाजम नहीं। और दूसरी बात ये कि वो जो सदर रेफरेंस भेजता है वो अमूमी नौयत का होता है, वो किसी खास फर्द के बारे में आमतौर पर नहीं होता। जैसे 63A वाला जो रेफरेंस भेजा था, इसमें सदर ने कोई खास किसी इवेंट के हवाले से सवाल नहीं किया था, बस 63A के बारे में पूछा था कि जनाब क्या वो वोट कास्ट कर सकते हैं, अगर वोट कास्ट कर सकते हैं क्या उनका वोट जो है वो शुमार होगा, और उनकी नाहली क्या ताहजात नाहली होगी, वो खरीदो फरोख्त वाला मामला। इस तरह के जो सवाल थे उसका जवाब उन्होंने देना था, वो दे दिया। वो माजी की जो नज़ायर हैं उनसे ये पता चलता है, बहुत सारे रेफरेंस हैं, बहुत सारे रेफरेंस हैं। बहरहाल चलो इसमें भी एक अबहाम समझ लें कि इसमें थोड़ा सा अबहाम है कि वो नहीं जनाब सिर्फ राय है। और दूसरा फिर इसमें एक और जो फैसला दिया है अदालत ने, उसमें उन्होंने 2 दरखास्तें थी, रेफरेंस के साथ 2 दरखास्तें थी। एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त थी और एक पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की दरखास्त थी। उसमें भी यही बातें की गई थी। वो सुप्रीम कोर्ट वाले तो वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद और इलेक्शन नए वज़ीर आज़म का, उस हवाले से गए थे, और इमरान खान 63A के हवाले से गए थे। तो उन दरखास्तों का भी अदालत ने साथ ही फैसला किया। अगर उनका साथ फैसला किया है तो इसका मतलब है ये हुक्म बन गया, ये हुक्म है। और ये जो अदालत है इसने बड़े पक्के हाथ डाले हैं, पक्का पूरी तरह बने हैं इन्होंने, अदालत ने। उन्होंने अपने जो आखिरी पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 6 जजमेंट का, उसमें वो कहते हैं कि हम आइन के आर्टिकल 186 के तहत जो रेफरेंस आया था इस जजमेंट के जरिए वो निपटा रहे हैं, और 184(3) के तहत जो 2 दरखास्तें थी इमरान खान की और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, उनको भी निपटा रहे हैं। और फिर वो पक्का कैसे किया उन्होंने कहा जनाब ये जो आर्टिकल्स का जिक्र किया उन्होंने ये किया, साथ ही उन्होंने ये कहा कि इनको मिलाकर पढ़ेंगे आइन के आर्टिकल 187 के साथ। अब आइन का एक आर्टिकल 187 जो है वो आम अगर जजमेंट बंदा पढ़े जिसको आइन से
उस तरह वाकफियत नहीं होती, सरसरी सी वाकफियत होती है, उसको शायद पूरी तरह इसकी समझ ना आए। बहरहाल बड़े बड़े माहिरीन जिन्होंने जजमेंट पढ़े बगैर टीवी में बैठ के ये तबसरे किए, जनाब ये सिर्फ राय है, और एक बड़े मोतबर वकील हैं उनके, उन्होंने मुझे वो 60 सूट भी भेजे कुछ लोगों ने कि जनाब आप फैसला कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ये सिर्फ राय है और इसकी पाबंदी लाजम नहीं है, जो कि इसको फैसला कह रहे हैं वो दोबारा आइन पढ़ें। अब मैं जो बात कर रहा हूँ आइन के आर्टिकल 187 की, जिसका जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसके साथ मिलाकर पढ़ा जाए सबको, तो वो है क्या? फिर अगर वो आर्टिकल 187 हमारे सामने होगा तो मामला क्लियर हो जाएगा कि जनाब ये हुक्म है, फैसला है या सिर्फ राय है। आइन का आर्टिकल 187 ये कहता है, एक तो मुख्तलिफ चीजें ना, जो उसका सब आर्टिकल 1 है वो जो कहता है कि हुक्म जारी करती है, डिग्री जारी करती है, ये करता है, वो अगर इस तरह की चीजें हैं। लेकिन उसका जो सब आर्टिकल 2 है, यानी 187 सब आर्टिकल 2, वो ये कहता है कि अदालत जो भी हुक्म, फैसला, डिग्री जारी करेगी ये पूरे मुल्क के लिए होगा, पूरे मुल्क में नाफजल अमल होगा। यानी जो जजमेंट दी है उन्होंने, जो फैसला दिया है, वो राय नहीं है, उसकी पाबंदी लाजम है, उस पर अमल दरामद करना जरूरी है। यानी जो जजमेंट आ गई है 17 मई को, वो पूरे पाकिस्तान के लिए नाफजल अमल है। और अब ये बात कि उसमें कोई खास हुक्म नहीं है, ये हमजा शहबाज वाला या वफाक में जो हुआ, उसमें वफाक में तो खैर वो किसी ने इनहराफ किया ही नहीं, 63 के तहत अपनी पार्टी की पॉलिसी के बरक्स वोट छोड़ दिए ही नहीं। अब मियाँ शहबाज शरीफ के बतौर वज़ीर आला इंतखाब के हवाले से या इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद के हवाले से, तो उनका कोई किरदार ही नहीं है बागी अरकान का। वो तो इत्तेहादियों की मदद से वो दोनों इकदाम हुए, अदम एतमाद भी और इनका इलेक्शन भी। पंजाब में मसला है, पंजाब में हमजा शहबाज साहब ने जो इलेक्शन जीता है वज़ीर आला का, वो तो मुनहरफ अरकान 25 लोग हैं, 25 जिनके खिलाफ रेफरेंस भी ज़ाहिर है ज़ेर समात है, बल्कि उसका फैसला महफूज है, वो फैसला आने वाला है, तो वो उनकी मदद से जीते हैं। तो क्या उस पर भी इतलाक होगा? नून लीग वाले तो ये कहते हैं नहीं जनाब, वो माजी का किस्सा है, नए मुस्तकबिल के हवाले से जब ये जजमेंट है, मुस्तकबिल में अगर ऐसा हो गया तो फिर इसका इतलाक होगा, यहाँ इतलाक नहीं होगा। वो उनके शहजाद शौकत साहब सीनियर वकील हैं, जो मुनहरफ अरकान के वकील भी हैं इलेक्शन कमीशन में, वो कहते हैं जनाब जजमेंट जो बेंच है, बेंच नंबर 1 जहाँ ये प्रोसीडिंग चलती रही है 63A की, वो कहते हैं उन्होंने 3 मरतबा ये कहा था कि इसका इतलाक जो है ये मुस्तकबिल से होगा। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जनाब वो उसकी प्रोसीडिंग जो हैं बेंच नंबर 1 की, वो रिकॉर्ड होती हैं उनके बकौल, शहजाद शौकत साहब के बकौल। तो ये इसका तलाक यहाँ नहीं होगा, या बहरहाल फिर शायद अदालत में जाना पड़ेगा जनाब इसका तलाक आइंदा के वाक़यात पर होगा या माजी पर भी होगा। लेकिन जो मेरी राय है, मेरी राय ये है कि इसका तलाक जो माजी करीब के वाक़यात हैं कम अज़ कम उन पर ज़रूर होता है। जैसे हमजा शहबाज का जो इलेक्शन है उस पर इसका तलाक ज़रूर होता है, लेकिन इसमें जजमेंट में मैंने कल बताया था कि बच निकलने के बहुत सारे रास्ते जो हैं वो मौजूद हैं। और फिर वो डिफेक्शन क्लास की तारीफ और पार्लिमानी पार्टी और सियासी पार्टी में फ़र्क, ये बहुत सारे टेक्निकल मामला उसमें हैं। हमजा शहबाज की हुकूमत को इस जजमेंट से कोई ख़तरा नहीं है, ये सियासी तौर पर और आइनी या कानूनी तौर पर, इसमें मैं कल तफसीली बात कर चुका हूँ। अब ये जो 63A वाला मामला है, एक चीज़ हम भूल रहे हैं। आपको याद होगा कि 7 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी। वो जजमेंट वो थी जो कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, जो करारदाद अदम एतमाद थी, उसको मुस्तरद करने के हवाले से जनाब आलमी साजिश वाली बात, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, जिसके फ़ौरन बाद इमरान खान ने असम्बली तहलील कर दी थी, उस पर अदालत ने जब 7 अप्रैल 2022 को फैसला दिया था, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये असम्बली जो रूलिंग ख़त्म, असम्बली बहाल, 9 अप्रैल को शायद उन्होंने कहा जनाब होगा तहरीक अदम एतमाद, इजलास होगा और वोटिंग होगी, जो भी उन्होंने कहा था, जो भी बातें की थी, वो सारी उन्होंने वहाँ हुक्म शुक्म दे के फिर एक चीज़ और लिख दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारी ये जो जजमेंट है, ये जो 63A का ऑपरेशन है,
उसको मुतासर नहीं करेगी। यानी 63 का ए का जो अमल है उसको मुतासर नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि हम जो फैसला देंगे या 63 ए की जो तशरीह करेंगे उसका इतलाक आगे जाके इस पे भी होगा। कौमी असम्बली में अगर ऐसी कोई वारदात होती है, वहाँ पंजाब असम्बली का जो इलेक्शन का मामला था वो भी सवालात उठाए गए थे, तो यहाँ भी होगा। जो 7 अप्रैल 2022 वाली जजमेंट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसकी रोशनी में देखा जाए तो ये जो सोच रहे हैं कि इसका इतलाक हमजा शहबाज वाली पे नहीं होता, वो उस वक्त जब रेफरेंस की समाअत हो रही थी 63 ए की तशरीह का मामला था, तो उन्होंने कहा था कि जनाब जो भी 63 ए के वाक़यात इस दौरान होंगे रेफरेंस फाइल होने के बाद, वो हमारे फैसले के ताबे होंगे। ये जजमेंट कह रही है। उन्होंने उसी वक्त, मैंने कहा ना, बड़ा पक्का करके बांधा इन्होंने। लेकिन ये अलग बात है कि हमजा शहबाज की वो जो वजारत आला उसको खतरा नहीं है, अगर 20 बंदे निकल भी जाएं तो फिर भी वो एक जो दोबारा दूसरा मरहला होता है इलेक्शन का, ये नए इलेक्शन नहीं होंगे। ये भी मैं बता दूं, अगर फर्ज करें ये कह दिया जाता है कि 186 वोट जो निसफ से जायद वोट लेने होते हैं, एक वोट जायद लेना होता है, 186 वोट दरकार होते हैं इलेक्ट होने के लिए वज़ीर आला, वो कह दें कि चलो जनाब ये निकल गए, 25 वोट तो अब 186 नहीं रह गए बल्कि 172 शायद रह गए, तो ये इलेक्ट नहीं हुए, यही कहेंगे। उसके बाद दूसरा मरहला आता है, आइन में ये लिखा हुआ है, कल भी मैंने जिक्र किया था। दूसरा मरहला होता है कि वो दोबारा इलेक्शन होगा। अगर 3 अरकान है तो ऊपर वाले 2 का हो जाएगा, अगर 2 हैं तो उनके दरमियान ही उम्मीदवार हैं तो उनके दरमियान ही इलेक्शन हो जाएगा। तो उसमें फिर जो हाजिर अरकान की अक्सरियत ले लेगा, वहाँ 186 नहीं चाहिए, ऐवान में जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से जो ज़्यादा वोट ले जाएगा वो वज़ीर आला इलेक्ट हो जाएगा। और इनके पास 172 के करीब वोट हैं, जबकि अगर 25 वो डी सीट हो जाते हैं तो फिर उनके पास जो काफ लीग और पीटीआई है उनके पास तो 168 169 इन्ने के वोट बनते हैं। तो 4 ना विच मुनरफ नून लीग वाले हैं, वो भी निकालने पड़ेंगे। इनके 172 जो है, इनमें 4 वो मुनहरफ जो है, अब तो वो वोट नहीं दे सकते दूसरी तरफ, ना ही उनका वोट शुमार होगा। और 63 ए की स्कीम ये है कि वो अगर वोट देने से इज्तनाब करे फिर भी डिफेक्शन क्लास में आएगा। कल मैंने इस पर तफसील से बात की थी। हमजा शहबाज की वो जो वजारत आला को एक और वजह भी है, वो इन्होंने जजमेंट में ये लिखा है जो 63 ए, कल मैंने वो दोनों पैराग्राफ दिखाए थे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के, उसमें यही है कि पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है कि पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के बरक्स। अब पार्लिमानी पार्टी और होती है, सियासी पार्टी और होती है। यानी पीटीआई एक सियासी जमात है जिसके चेयरमैन इमरान खान है। एक जो पार्लियामेंट के अंदर सियासी जमात में तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रुकने असम्बली नहीं हैं, सेनेटर नहीं हैं, कौमी असम्बली के मेंबर नहीं हैं, वो पार्टी में होते हैं। लेकिन जो पार्लिमानी पार्टी होती है वो जो इलेक्टेड लोग होते हैं उसको पार्लिमानी पार्टी कहते हैं। यानी पंजाब असम्बली के अंदर इनकी जो पार्लिमानी पार्टी है वो लोग उसको उन लोगों पर मुश्तमिल होगी जो एमपीएस हैं, और उसके हेड थे सप्तान खान। उन्होंने हुक्म जारी करना था, उस पार्टी ने फैसला करना था कि हमारा उम्मीदवार कौन है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। उसकी वो कहते हैं कि मौजूद ही नहीं है कोई रिकॉर्ड कि उन्होंने कोई हुक्म शुक्म दिया था या नहीं दिया था। अब इसमें एक और जो प्रॉब्लम आ रही है, अब जो 25 मुनहरफ अरकान हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस का फैसला जो है महफूज हो चुका है इलेक्शन कमीशन में, वो आज मुतवक्को था कि वो फैसला सुनाया जाना था, तो वो आज फैसला नहीं हुआ। तो वो मैंने शहजाद शौकत साहब से बात की जो इन मुनहरफ अरकान के वकील हैं, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा जी हाँ हमने पूछा है, हम गए थे इलेक्शन कमीशन में तो हमें बताया गया कि वो मिस रिपोर्ट हुआ है, हमने नहीं कहा था कि कल उसको सुनाएंगे। वो कहते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन तो इस्लामाबाद से बाहर किसी जगह किसी मीटिंग में मसरूफ़ है और वो रात को असेंबल होंगे, इकट्ठे होंगे, फिर वो फैसला करेंगे। हो सकता है कल आ जाए, परसों आ जाए, 2-3 दिन लग सकते हैं। आज बहरहाल वो फैसला नहीं आया। उसकी वजह यही है कि वो उन्होंने उनके शेड्यूल में ही ये शामिल नहीं था कि आज इसको अनाउंस करना है। अब वहाँ जो 25 अरकान हैं उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है, वो कहते हैं कि जनाब हमें तो कोई पार्लिमानी पार्टी का ना इजलास हुआ और ना ही हमें किसी किस्म की कोई डायरेक्शन आई।
अब ये कहते हैं कि इमरान खान ने कोई ट्वीट श्वीट किया हुआ था, ये किया होता, वो किया होता। उस हवाले से ये जो आइन में लिखी हुई चीजें होती हैं उस पर उसी तरह अमल दरामद करना होता है, उसी जो प्रोसीजर लिखा होता है उसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे तो वह आईनी माना जाएगा। वो कहते हैं कानूनी मुशगाफियों में नहीं पढ़ना चाहिए, टेक्निकल बातें हैं, ये टेक्निकल बात नहीं है। ये कहते हैं जब देखिए उन्होंने वोट तो दे दिया ना, अखीर तो देख ली ना, फिर एंड तक जुर्म तो हो गया ना। भाई जुर्म तब बनता है जब आपकी पार्लिमानी पार्टी के हेड ने, जो पंजाब असम्बली में हैं, या पार्लिमानी पार्टी ने मिलकर ये फैसला किया है कि जनाब हमने फलां बंदे को वोट देना है, फलां बंदा हमारा कैंडिडेट होगा, उसके जो पार्टी हेड है उसके कहने से, सियासी पार्टी के हेड के कहने से ये मामला नहीं होता। इसमें मायावती केस जो है, पाकिस्तान में जो इंडियन जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो अदालती नज़ीर के तौर पर कबूल की जाती हैं। और इंडिया में बड़ी वाज़ेह जजमेंट है मायावती केस में। वहाँ पाकिस्तान से उल्ट है, वहाँ डायरेक्शन जारी करता है पार्टी हेड, और वहाँ मायावती केस में पार्लिमानी हेड ने वो डायरेक्शन जारी की जिसकी वायलेशन की गई। तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि पार्टी हेड डायरेक्शन जारी करेगा, इसलिए जो डायरेक्शन जारी की पार्लिमानी हेड ने उसकी कोई अहमियत नहीं। और वो केस, ये उसका फैसला, ये नज़ीर जो पेश की गई, ये यही है कि इमरान खान के ट्वीट श्वीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पार्लिमानी पार्टी ने फैसला करना था। अब इमरान खान कैसे भागे हैं वहाँ से? वो ऐसे भागे हैं कि इन्होंने पिछले जुमा को जब समाअत थी तो ज़ाहिर शहजाद शौकत ने जो जवाब जमा करवाया था अपने मुवक्किलीन की तरफ से, वो यही था जो मैंने जिक्र किया कि ना वो पार्लिमानी पार्टी की हदायत ही कोई नहीं थी, ना कोई इजलास हुआ, ना बुलाया गया, ना हमें शोकाज नोटिस हुए, 2 बंदों के अलावा किसी को मिले ही नहीं। और उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि आपने ये गलती की है, आप 63A की फलां खिलाफ वर्जी की है। वो भी शोकाज भी ऐसी बस गोलमोल सा था, वो कानूनी तकाजों के बगैर था। तो वहाँ इन्होंने जुमे वाले दिन उस जवाब का जवाब दाखिल किया, यानी जवाबुल जवाब उसको हम कहते हैं, वो दाखिल किया। और उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब 1 अप्रैल को 7 क्लब रोड या 8 क्लब रोड पे ये इजलास हुआ था, हमारा इजलास उसी दिन जिस दिन बुजदार ने इस्तीफ़ा दिया था, समान बुजदार ने, उसी दिन वो कहता है हमारा वहाँ जनाब इजलास हुआ था। तो वे अब वो जो उन्होंने जवाबुल जवाब दाखिल किया उसमें उन्हें ये नहीं पता कि 7 क्लब रोड जो है वो सेक्रेटरीट है वज़ीर आला का या वज़ीर आला हौसा, या 8 क्लब रोड जो है वो वज़ीर आला हौसा या सेक्रेटरीट है। वो भी उनको जो लिखने वाले थे उनको नहीं पता था। बहरहाल जो भी हुआ उन्होंने कहा जनाब ठीक है, अब इस पे जवाब जो आपने दिया है इसके साथ तो बयान अल्फी नहीं, ये तो नामुकम्मल है, इसके वो आप लाएं बयान अल्फी। इमरान खान, पीटीआई के वकील ने कहा कि जनाब वो इमरान खान साहब के साथ जो बयान अल्फी है वो उनके पास भेजा हुआ, वो साइन होके आ जाता है, आप कार्रवाई जारी रखें। और ये तो जनाब छोटा सा केस है, उन्होंने वोट कास्ट कर लिए, अब वो नहल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जनाब मुनरफीन के वकील ने कहा कि जनाब वो बयान अल्फी आ लेने दें, वो हमारे पास ये सबूत हैं कि वहाँ 1 अप्रैल को कोई इजलास हुआ ही नहीं पार्लिमानी पार्टी का। वो कहते हैं फुटेजेस मौजूद हैं उसकी, या जो हाजिरी रजिस्टर दिखा दें, वो जो हाजिरी नहीं लगती उनके एमपीएस की, उनका जनाब कोई गाड़ियों की एंट्री, कोई एक चीज़ रिकॉर्ड, कोई, वो कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि जनाब वहाँ कोई इजलास नहीं हुआ था। बहरहाल वो कहते हैं जनाब बयान अल्फी लेने गया हुआ है। तो वहाँ उन्होंने कहा, वकील ने मुनहरफ अरकान के, उन्होंने कहा जनाब हम तो चाहते हैं कि इमरान खान ये बयान अल्फी दें कि 1 अप्रैल को वहाँ इजलास हुआ था, ताकि फिर झूठा बयान अल्फी देने की सज़ा जो है, जो नताइज हैं वो भुगतें। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ठीक है जनाब, जुमे को शाम 4, 5, 6 बजे तक हमारा अमला बैठा हुआ है, आप ला के वो जमा करवा दें। और पीर वाले दिन जब वो दोबारा समाअत हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब कहाँ है बयान अल्फी, और वो जो मुनहरफ अरकान का वकील था वो भी बार बार कहते जनाब बयान अल्फी ले आओ, गल लगे टोरिए। तो फिर वो पहले वाला जवाब साइड पे करके एक और जवाब दाखिल कर दिया, और उसमें उसके साथ बयान अल्फी लगे हुए हैं इसके असद उमर के और सब्तैन खां के, यानी वो बदल लिया उन्होंने। वहाँ ये जो पकड़ा गया, सब्तैन खां फिर पकड़ा गया। उन्होंने कहा जनाब जो इनकी रिपोर्ट है या जो ये जवाब है
और जो बयान अल्फी है, दोनों पे सफ्तान खां के साइन मुख्तलिफ है, इनमें एक डॉक्यूमेंट जाली है। बहरहाल वो तो कानून ये है कि अगर बंदा कहे मेरे दस्तखत हैं तो उसी के समझे जाएंगे, वो कानून मौजूद है। बहरहाल उन्होंने अदालत को या कमीशन को प्रेजुडिस जरूर कर दिया कि ये सारी जालसाजी हो रही है। इमरान खान इसलिए भागे बयान अल्फी देने से कि वो फिर अगर झूठा बयान अल्फी दे दे बंदा, फिर 62(1)F उसके तहत फिर तहायात दहली होती है। खान साहब भाग गए, इसका मतलब ये है कि ये झूठ बोल रहे हैं पार्लिमानी पार्टी वाले। अब उसका इंतजार इसलिए हो रहा है कि अगर वो जो उनको डी सीट कर देता है इलेक्शन कमीशन, या वो समझता है कि इन्होंने इनहराफ किया है, पार्लिमानी पार्टी की हिदायत मौजूद थी, फिर ये जो 25 वोट हैं ये निकल जाएंगे हमजा शहबाज के वोटों में से। 197 वोट लिए थे, 25 ये निकले, तो पीछे रह गए 172 वोट, फिर वो 186 से कम है, इसलिए वो समझा जाएगा कि ये इलेक्ट नहीं हुए। और फिर वो दोबारा मरला, दूसरा मरला आएगा जिसमें उन्होंने तो 0 वोट लिए थे ना, परवेज लाई को तो वोट ही नहीं पड़े थे, वो तो छोड़ के चले गए थे। फिर दोबारा वोटिंग दोबारा होगी, इलेक्शन दोबारा नहीं होगा, यानी पूरा प्रोसेस दोबारा नहीं होगा, सिर्फ गिनती दोबारा होगी। उसमें दोबारा गिनती जब होगी तो उसमें जो हाजिर अरकान की ज्यादा अक्सरियत के साथ मुंतखब हो जाता है वो वज़ीर आला तस्वर किया जाएगा। ये अब इसमें पोजीशन है, उसके जो जजमेंट है वो हमजा शहबाज पे उस तरह असरअंदाज नहीं होगी। और फिर उसमें जो कहा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी वाली बात जजमेंट में जो कही हुई है कि पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के बरअक्स अगर जाएगा, अगर वो इलेक्शन कमीशन ये कह देता है कि पार्लिमानी पार्टी की कोई हिदायत ही नहीं थी, फिर तो चैप्टर ही क्लोज हो गया, फिर तो इनकी वजारत आला को खतरा नहीं। एक खतरा है वफाकी हुकूमत के खतरात के हवाले से, तो पिछले व्लॉग में मैं जिक्र कर चुका हूँ कि अगर सदर मुमलकत शहबाज शरीफ साहब को कह देते हैं कि आप एतमाद का वोट लें, उनकी हुकूमत तो 2 वोटों पर खड़ी हुई है, दोनों काफली के हैं। अगर वो इधर उधर हो जाते हैं और जो मुनहरफ अरकान इस वक्त PTI के असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, वो तो वोट कास्ट ही नहीं कर सकते। अगर वोट कास्ट करते भी हैं तो उनका कुछ शुमार ही नहीं होगा, गिनती नहीं होगी। और जहाँ तक पंजाब की हुकूमत को खतरे की बात है, अगर गवर्नर ये कह देता है कि जनाब हमजा शहबाज साहब आप एतमाद का वोट लें, पहले तो आपने बागी अरकान की मदद से वो इलेक्शन जीता था, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में आपके हक में वोट नहीं दे सकेंगे एतमाद का, तो मेरे ख्याल में आप ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, एतमाद का वोट लें। फिर क्या होगा? फिर उन्हें 186 वोट लेने पड़ेंगे हमजा शहबाज को। ये वो 186 उनके पास हो नहीं सकते, और जो और बंदे तोड़ के अपने साथ मिला नहीं सकते, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर मसला खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ सूरत थोड़ी सी इसलिए महफूज है कि इस वक्त गवर्नर मौजूद ही कोई नहीं। जब भी आना है, अब जो भी गवर्नर आएगा वो 7 तारीख के बाद 25 दिन लग जाने हैं। 7 तारीख को शायद गया था, असम्बली गई थी उनकी बलीगर रहमान साहब की, तो वो जब भी आएगा उसने तो इन्हीं का होना है। अब कायम मुकाम गवर्नर के तौर पे अगर परवेज इलाही ये हदायत जारी करते तो एक तो ये वो कर नहीं सकते, क्योंकि कायम मुकाम कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकता, रोजमर्रा के मामूलात निपटाने होते हैं। लेकिन गन डालने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। दूसरा ये कि वो खुद इनके मध्य मुकाबला उम्मीदवार हैं, उनकी जो बदनीति है वो ज़ाहिर हो जाएगी। वो उस तरफ से भी खतरा कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कंसेशन डालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो PTI के वकील कह रहे थे अजहर सदीक साहब कि हमने दरख्वास्त दे दी है वो कि डी नोटिफाई किया जाए, नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, और अगर ना हुआ तो फिर हम तहीन अदालत में जाएंगे, अदालत में। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।